Recording in progress. Hello. Hello. Yes, sir. Good morning, sir. चल रहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट मुझे बता दिए पोटेंशियल मीटर की यूज कर सकते हैं। पहला यूज किया था और ईएमएफ अननोन पॉइंट ईएमएफ अननोन बैटरी दूसरा और दो अननोन बैटरीज के ईएमएफ का रेशियो और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन बैटरी और अननोन रेजिस्टेंस फाइंड अननोन रेजिस्टेंस ठीक है। इसका डायग्राम भी बनाया होगा ये ऐसा डायग्राम बना होगा एक यूनिफॉर्म बाय एबी ठीक है। इस वायर की जानकारी है यूनिफॉर्म वायर है एबी जिसकी लेंथ पता है हमें कैपिटल एल एरिया इसका कैपिटल ए और रेजिस्टिविटी ठीक है। इसका स्केल भी बना देते हैं अपन सेंटीमीटर स्केल बना देते हैं लेंथ मेजर करने और इसका एक नोन ईएमएफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RH और इस बैटरी का ईएमएफ E0 इसको नोन सेल या मेन बैटरी या सोर्स बैटरी ये कुछ नाम है स्लाइडिंग जॉकी की हेल्प से यहाँ से करना है जे को स्लाइड करके अपन RH की वैल्यू चेंज कर सकते हैं 0 से लेके कोई भी मैक्सिमम वैल्यू तक रखा जा सकता है ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें ऐसे करंट फ्लो है कितनी करंट कैलकुलेट की थी E0 अपॉन RAB प्लस RAB जब हमने फाइंड कर लिया था या तो गिवन होगा नहीं गिवन होगा तो रो एल बाई फॉर्मूलेशन कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है। तो RAB से इसमें करंट V E0 E0 divided by RAB plus RH ये करंट इस AB वाले वायर में भी होगी तो A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है I into RAB इसकी वैल्यू आ गई E0 RAB divided by RAB plus RH ठीक है। ये है A और B एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ है A से B तक की कैपिटल है यहीं से टर्म डिफाइन किया था हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख लिया था शायद इसके बाद V0 से ग्रेडियंट क्या था V0 = VAB divided by पोटेंशियल डिफरेंस VAB की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाता है E0 RAB divided by L into RAB plus
यहाँ तक शायद हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। लिखी रखा हुआ है, लिखा हुआ और बढ़ते हैं आगे। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हमने कैलकुलेट किया वीना, इसका मीनिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट। अगर हमें स्लाइड का जैसे समझाया भी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक्स लेंथ कंसीडर करें, जैसे यहाँ कोई पॉइंट लिख दिया मान लो पी और यहाँ लिख दिया क्यू, पी और क्यू में कौन सा हाई पोटेंशियल होगा? पी। हाई से लो की तरफ करंट जाती है, पी और क्यू के बीच का लेंथ है एक्स और पी और क्यू के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, तो हम कैसे बता देंगे? V नॉट मल्टीप्लाइड बाय एक्स। V नॉट क्या है? पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस। इस एक्स लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है। कोई भी पॉइंट ले लें इसमें, जैसे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, उसके बीच का सेपरेशन है हमें 20 सेंटीमीटर, तो V नॉट मल्टीप्लाइड बाय 20 सेंटीमीटर, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो V नॉट हमने कैलकुलेट किया, इसी से हम लोग सारे काम 4 यूज पेपर इसके 4 यूज लिखवाया होगा, तो चारों काम इसी से होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। का पढ़ते हैं। सबसे पहला काम क्या था? EMF पर नोट करें, टू फाइंड EMF, टू फाइंड EMF ऑफ अननोन वेव। ये है देखो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पता कर लिया है, उसकी हेल्प से हम एक अननोन बैटरी का EMF कैसे फाइंड करेंगे वो सीखेंगे। ये हेडिंग लिखेंगे और ये आपको बनाना पड़ेगा फिर से, ये रहेगा बनाना पड़ेगा। मैं इसी में ऐड करूंगा, कुछ इसी में चेंज करूंगा, तो आपको नया बनाना। पोटेंशियोमीटर तो इतना ही होता है, इसमें एक नॉन बैटरी होती है, ये नॉन रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक वायर होता है, इसी से वो सारे काम किए जाएंगे। ठीक है, ये बन गया। अब लोग उसके कनेक्शन करेंगे जिस बैटरी का EMF हमें फाइंड करना है, कैसे कनेक्ट की जाएगी। देखो ये है वो बैटरी जिसका EMF हमें नहीं पता, और ये स्लाइडिंग जो ये इस बैटरी का EMF E जो हमें नहीं पता, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r वो भी नहीं पता। आइडियल बैटरी भी हो सकती है, हम तो जनरल से कंडीशन ले रहे हैं। आइडियल होगी तो ये स्मॉल r 0 हो जाएगा, तो जनरली आइडियल तो बैटरी होती नहीं, नॉन आइडियल होती है, तो वही मैंने कनेक्ट। ठीक है, ये तो पोटेंशियोमीटर का सर्किट है। ये सर्किट हमने बनाया है कौन सी बैटरी की हेल्प से, जिसका EMF पता करता है। अब ये जो स्लाइडिंग पॉइंट है, स्लाइडिंग जो कीजिए, तो यहाँ पर J1 J2 कह सकते हैं, तो इसको इसका ऐसे स्लाइड कराएंगे और वो लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे, यानी इसको ऐसे स्लाइड करा के देख रहा है। जैसे इस गैलोमीटर में करंट 0 मिलेगी, रिफ्लेक्शन 0 मिलेगा, वहीं रुक जाएंगे, उस पॉइंट को कह देंगे C। तो यहाँ से ये स्केल का 0 है,
0 सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर स्केल बढ़ा हुआ है। ये वाले एंड से कितनी लेंथ का ये सी पॉइंट मिल रहा है हमें, वो स्केल से मेजर कर लिया जाएगा। सी पॉइंट का नामकरण शायद पहले भी हम कर चुके हैं। सी पॉइंट का नाम क्या रखा जाए? बैलेंस पॉइंट कह दो या बैलेंस पॉइंट कह देंगे या नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, ये इसके नाम सी पॉइंट के लिए। ठीक है, सी की यहां से ए वाले एंड से जो लेंथ है इस लेंथ का नाम भी समझ गए होंगे, बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ पूरी लेंथ तो कैपिटल है ना वाई की, लेकिन बैलेंस लेंथ स्मॉल है रिप्रेजेंट कर। ठीक है, अब देखो समझते हैं। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होने का मतलब, इस पूरी लाइन में करंट जीरो। अब ये करंट जीरो कैसे हुई होगी समझो। जैसे अपना ये जो मेन सप्लाई है, मेन जो सर्किट है, उसमें देखो ऐसे करंट जा रही है और ये करंट ए पॉइंट पे जाके दो लाइन में बटेगी। कुछ करंट इधर निकल जाएगी, कुछ इधर जाएगी। ये जो मेन बैटरी है उसकी वजह से देखो इस लाइन में करंट की डायरेक्शन समझ पा रहे हो, ऐसे जाएगी यूं पक्का। अब इस बैटरी को ध्यान से देखो, अगर ये बैटरी अकेली होती इसकी टेंडेंसी क्या होती, करंट ऐसे भेजने की, और उस वाली बैटरी की वजह से इस लाइन में करंट इस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या ये दोनों करंट आपस में सर्टेन लेंथ पे जाके कैंसिल आउट कर सकती है? देखो ये मैं अच्छा ऐसा होता मान लो मैं गलती से ऐसे लगा दूं, ध्यान देना है, ऐसे लगा। कितने लोग सहमत हैं कि अब इस लाइन में करंट कभी जीरो नहीं हो सकता? क्यों? यहाँ से जो करंट आ रही है वो ऐसे आ रही है और इस बैटरी की अपनी खुद की करंट भी ऐसे सोर्स बन जाएगी नहीं। इस लाइन में कभी भी करंट जीरो नहीं हो सकती। ये सवाल भी बनता है कि लिखा देने का, लेकिन क्या अब इस लाइन में करंट जीरो होने के चांस है? कैसे जीरो हो जाएगी अब ये करंट? ये मेन जो बैटरी है ये ऐसे करंट भेजने की कोशिश में है, और ये जो बैटरी है लोड बन जाएगी ऐसे करंट भेजने। जैसे ये करंट कैंसिल हो जाएंगी तो नेट करंट क्या हो जाएगी इस लाइन में? जीरो। इस पूरी लाइन में नेट करंट जीरो। अच्छा, इस लाइन में करंट अगर जीरो हो गई तो ये सारी करंट ऐसे नहीं निकल जाएगी जो हम पहले सर्किट स्टडी कर चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें मिल गया जहां करंट जीरो मिल गई इस लाइन में। अब देखना ध्यान से, अब अपना काम बनने वाला है। अगर इस लाइन में करंट जीरो हो गई इस पूरी लाइन में, तो बताइए ये जो बैटरी है, जो अननोन वाली बैटरी हमने लगाई है, ये सोर्स होगी, लोड होगी या कुछ भी नहीं होगी? अब एट दिस प्रेजेंट सिचुएशन करंट इस लाइन में जीरो हो चुकी है, बैलेंस पॉइंट मिल चुका है। अब इस बैटरी की नेचर बताइए, सोर्स, लोड या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्यों? बैटरी में करंट जीरो होगी तो कैसे सोर्स लोड डिसाइड करोगे? क्या नेचर है इसका? कुछ भी नहीं। जब बैटरी कुछ भी नहीं होती उसका टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है? ईएमएफ के बराबर। ठीक समझे? टर्मिनल्स देखो, एक ये है, एक ये है, ध्यान देना। ये पॉइंट ए है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? बीच में कोई रेजिस्टर नहीं। अब देखो ये पॉइंट सी है, करंट जीरो है, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी बेकार है। इस पॉइंट को सी कह रहे हैं तो इसको क्या कह सकते हैं? तो क्या इस बैटरी में करंट जीरो है और ए और सी इसके टर्मिनल्स हैं, तो क्या होगा ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस? ई। क्या होगा इधर से ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस? उधर से जो काम कर चुके हैं। इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? V नॉट। तो बताइए L लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे ढूंढेंगे? V नॉट इनटू, ये इसीलिए तो किया वो पोटेंशियल ग्रेडियंट।
तो बताइए इस साइड से इस वाले सर्किट से ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? डी नॉट इंटू एल, जो किसके बराबर होगा? बैटरी के ईएमएफ के। अपना काम हो गया। क्या करना था हमें? ये फाइल करना, ये तो करना था। आयुषी राजपूत माइक ऑफ कर। कंप्लीट होने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं, नहीं सीखने के लिए पढ़ते हो यार। अच्छी बात ये था, क्या कंप्लीट करने के लिए पढ़ना हो वो बता दो। नहीं कंप्लीट हो जाए वैसे नहीं, आप बता देना सवाल बना के कंप्लीट कर दो तो 10 दिन में निपटा दो। मेरा हम किसी भी कुछ नहीं। ये देखो काम बन गया कि नहीं? हमें क्या पता करना हो? बैटरी का ईएमएफ बी नॉट हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला है। और एल कहाँ से मेजर कर लेंगे? स्केल इसीलिए तो लगाया था, एल को मेजर करने के लिए स्केल लगा। एल हम जोड़ रहे स्केल से और बी नॉट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, मल्टीप्लाई कर दिया बैटरी का ईएमएफ। बढ़िया काम होगी। अब देखो यहाँ दो सवाल छुपे हुए। पहला तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, समझ गए होंगे। जैसे ये जो मेन बैटरी है इसका हाई पोटेंशियल हमने ए एंड से कनेक्ट किया है, तो जिस बैटरी का हमें ईएमएफ पता करना है, क्या उसका हाई पोटेंशियल भी हमें उसी एंड से कनेक्ट करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं किया, गलती से इसमें अपोजिट लगा दिया तो ये बैटरी हमेशा सोर्स बनी रहेगी, उधर से जो करंट आ रही है उसका अपोज करने के बजाय सपोर्ट करेगा। कभी भी जीरो नहीं, इस लाइन में करंट जीरो नहीं हो पाएगी, यानी बैलेंस लेंथ हमें कभी मिलेगी। बैलेंस लेंथ नहीं मिलेगी तो अपना काम नहीं बनाएंगे। पक्का? पहला कंसेप्चुअल पॉइंट समझ में आ गया सबकी? क्या सावधानी रखनी है? मेन बैटरी का जहाँ हाई पोटेंशियल कनेक्टेड है उसी एंड से अननोन बैटरी का भी हाई पोटेंशियल कनेक्टेड होना चाहिए। लिखने लायक बात को लिख नोट करके लिखने वाली बात। दूसरी बात मैं बताऊंगा पहले इसे कंप्लीट करके, नोट करके लिखो। द हाई पोटेंशियल एंड ऑफ अननोन बैटरी, हाई पोटेंशियल एंड ऑफ अननोन उस बैटरी को कह रहे हैं जिसका ये ना फाइंड करना है। द हाई पोटेंशियल ऑफ अननोन बैटरी should be connected, high potential and of unknown battery should be connected at same end at which high potential of main battery is connected। ये बात पकड़ में आएगी नहीं बताओ? हाँ, ये सावधानी रखनी पड़ेगी। जिस एंड से मेन बैटरी का हाई पोटेंशियल कनेक्ट किया है उसी एंड से जिस बैटरी का ईएमएफ पता करना है उसका भी हाई पोटेंशियल। ऐसा अगर नहीं किया तो क्या होगा? ऐसे सवाल पूछे। ऐसा अगर नहीं किया तो हमें नॉन बैटरी सोर्स की तरफ बैलेंस पॉइंट कभी नहीं मिलेगा, नो रिफ्लेक्शन पॉइंट कभी नहीं मिलेगा, गैलोमीटर में करंट कभी जीरो नहीं होगा। रीजन समझ में आ रहा? करंट ऐड हो जाएंगे। दूसरी बात देखो, समझो। दूसरी बात, हम V नॉट की कैलकुलेशन कर चुके हैं। उस V नॉट की कैलकुलेशन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ उस पॉइंट को। यहाँ से E इक्वल V नॉट की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, याद है किसी? E नॉट R A B divided by L into R A B plus R H plus R H।
इनटू एल, ये है। ये बड़ा एल तो क्या है, वायर की टोटल, छोटा एल क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्लियर, ये तो कर ही चुके हम पहले, इसमें कुछ नया तो नहीं। और यहाँ से देखो हमें एक बढ़िया चीज पता चलेगी, मैथमेटिकल रिजल्ट कैसे या कंसेप्चुअल पॉइंट है वैसे। हमारी कोशिश ये है कि हम इस ई को, जो ई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट ढूंढने की कोशिश की जाएगी, इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेन जो बैटरी है उसका ईएमएफ तो फिक्स है ही, आर ए बी जो वायर हमने बना दिया एक बार, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। हम देखो क्या बदल सकते हैं, आर एच, ई को मैक्सिमाइज करने के लिए आर एच को मिनिमम लेना पड़ेगा। आर एच की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, पक्का। और इस बैलेंस लेंथ को भी बढ़ाया जा सकता है, और सब लोग सहमत हैं कि अननोन बैटरी है, इसका हम ईएमएफ बढ़ाते जा रहे हैं, बड़े ईएमएफ की बैटरी लेते जा रहे हैं, तो बैलेंस लेंथ बढ़ती जाएगी कि नहीं। बैलेंस लेंथ बढ़ते 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 मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, कैपिटल लेंथ। तो ये स्मॉल एल मैक्सिमम क्या हो सकता है, कैपिटल एल, और आर एच मिनिमम क्या हो सकता है, 0। इसको कैपिटल एल रख दो और इसको 0 रख दो, नॉट के बराबर, ई नॉट के बराबर। मतलब समझिए इसका, हम पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट से मैक्सिमम पॉसिबल कितना ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, मेन बैटरी के ईएमएफ को। आएगा समझ। अगर हमने बैटरी जिसका ईएमएफ पता करना है, गलती से उसका ईएमएफ मेन बैटरी से ज्यादा ले लिया, तो क्या होगा, कभी भी बैलेंस लेंथ आएगी नहीं। क्यों, अगर बराबर भी ले रहे हैं तो बैलेंस लेंथ कहाँ जाके आ रही है, बिल्कुल लास्ट में जाके बी एंड। और ये भी कब आ रही है, आर एच को 0 ले रहे हैं। अरे वो समझ, तो ज्यादा से ज्यादा कितना ईएमएफ मेजर किया जा सकता है, मेन बैटरी के ईएमएफ के बराबर। तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, ई मैक्स इज इक्वल टू से। तो ये कब होगा, एट कैपिटल आर एच इज इक्वल टू 0 और स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, बैलेंस लेंथ इससे ज्यादा नहीं हो सकती, और आर एच 0 से कम नहीं हो सकती। दोनों बातें, दोनों कंसेप्चुअल बातें समझ में आ गई। मैं ठीक है, पहला पॉइंट निकल गया, इसको दूसरे पॉइंट से शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा और पहला पॉइंट लगभग एक ही। पहला काम हो गया, पहला यूज क्या था, पहला यूज ईएमएफ और अननोन बैटरी, उसका फॉर्मूला यही है। फिर आगे तो हमने ये कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ढूंढा है, इसे लिख भी सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल मेजर्ड ईएमएफ, मेजर्ड ईएमएफ समझ गए, maximum possible measured EMF is equal to maximum possible measured EMF is equal to EMF of main battery, main या source battery। ठीक है, अब ये मैक्सिमम भी कब होगा वो समझ में आ रहा है। आर एच को 0 लेना पड़ेगा और एल को बैलेंस लेंथ बिल्कुल आके इस वाले एंड पे जाके। ये भी स्पेशल केस है, जनरली इससे कम ही रहेगा, तो कुछ ना कुछ आरएच भी रहा होगा ना, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा थोड़ा बहुत, इसको भी हम 0 लेके चल रहे हैं। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये भी आइडियल कंडीशन है, आइडियल मैथमेटिकली किताबों में भी वैल्यू, प्रैक्टिकली तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इससे कम ही होगा हमेशा जो हमें मेजर करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट टू कंपेयर EMF of two unknown batteries। देखना जरा है,
दूसरी हेडिंग जो जब इसके यूज हम पढ़ रहे थे वहाँ लिखवाया था, उसे फिर से लिखिए। और ये चित्र तो आपको यहाँ भी फिर से बनाना ही पड़ेगा। इतना अपना जो पोटेंशियोमीटर होता है वो यही होता है, इसी में फिर बाद में कनेक्शन किए जाएंगे। दूसरा कंपेयर किया ना हो, टू अननोन बैटरीज, दो अननोन बैटरीज के लिए ना कैसे कंपेयर किए जाते हैं समझा जरा। ये तो अपना जाना पहचाना सर्किट है, तो बना ही रखा है हमने पहले से, और यही है पोटेंशियोमीटर, इसलिए हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर यही है। अब इसको कैसे यूज किया जाएगा दो बैटरी के ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, वो समझेंगे, वो ये आगे बढ़ाएंगे सर्किट। उन दो बैटरीज को कैसे कनेक्ट करना है। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है कि ज्यादा नीचे तो नहीं बना देना? यस सर, दिख रहा है। वो तो मुझे ही पता दिख रहा हो, इसलिए पूछा जल्दिया शुरू में देखा। ये देखो स्लाइडिंग पॉइंट, यहाँ गैल्वेनोमीटर, और ये है स्लाइडिंग पॉइंट, स्लाइडिंग जो गैल्वेनोमीटर है। ये देखो स्विच है एस, इस पॉइंट का नाम रख दो 1 और इस पॉइंट का नाम रख दो 2। अभी जो स्विच एस है वो कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ओपन है ये। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ है मान लो E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इस बैटरी का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R। ये दोनों अननोन बैटरी जिनके ईएमएफ हमें कंपेयर कर सकते, ठीक है। सिचुएशन आ सकती, दोनों बैटरी हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, ये स्लाइडिंग पॉइंट है, और ये स्विच है। इस स्विच को अगर हम 1 पर रख देंगे, ध्यान देना, ये स्विच यहाँ से पकड़ के कहाँ कनेक्ट कर दिया 1 पर, कौन सी बैटरी यूज में आ जाएगी E1, ये अभी यूज में नहीं। अगर इस एस को उठा के 2 पर रख दिया तो कौन सी बैटरी यूज में आ जाएगी, सिर्फ E2, वो बाहर ही रहेगा, ऊपर रहेगा नहीं। तो यही करना है, मुझे लिखना शुरू करो। डायग्राम अगर बन गया हो इसे कैसे लिखेंगे, if switch S is connected to point 1, if switch S is connected to point 1 and balance length is L1 and balance length is at L1, मतलब हमने क्या किया, देखो इस स्विच एस को कहाँ पर कनेक्ट कर दिया 1 पर, और फिर हमने बैलेंस लेंथ ढूंढी तो मिल गया ना L1। देन इसका मैथमेटिक्स क्या लिख रहा हूँ ध्यान देना, E1 इज इक्वल टू V0 इनटू L, ये समझे। पहले पॉइंट में ये तो हम किया, यानी जब एस को 1 से कनेक्ट किया तो कौन सी बैटरी काम की है, E1 वाली, और बैलेंस लेंथ का मतलब इस लाइन में करंट 0, इस लाइन में करंट 0 हो गई तो बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा, ये तो करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इफ स्विच एस इज कनेक्टेड टू, if switch S is connected to point 2, ये वाला 2 नंबर का ये पॉइंट, मतलब वहां से 1 से उठा के इसे कहाँ ले गए 2 पे ले गए, एंड बैलेंस लेंथ इज L2। अब हमें नई बैलेंस लेंथ कहाँ मिली L2। if switch S is connected to point 2 and balance length is L2, then अब क्या लिखेंगे,
V2 V0 into इक्वेशन 2 हो गया अपना काम। E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 बाई ये तो करना है। तो पहला वाला यूज और दूसरा वाला यूज ऑलमोस्ट एक ही है, अलग-अलग उनके फाइंडिंग्स से, लेकिन पहले वाले यूज में पोटेंशियल ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन सिर्फ कंपेयर करना है या रेशियो ढूंढना है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैंसिल हो रहा है। अगर सवाल ये है कि भाई हमें C1 की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है वो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए, ये तो पहला यूज ही था। C2 की एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है तो भी लेकिन अगर सिर्फ रेशियो बताना है तो V0 ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, लेंथ पता होनी चाहिए। और साफ पता चल रहा है जो लेंथ ज्यादा होगी वो EMF भी ज्यादा होगा। L1 ज्यादा है तो E1 ज्यादा होगा, L2 ज्यादा है तो V2 ज्यादा होगा। तो सेकंड वाला यूज समझ में आ गया सब। तो पहले और दूसरे यूज में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। अब ये सारे EMF वगैरह जो भी हैं, अच्छा जो भी काम हो रहा है बेसिक लेवल पर सोचो, इसे जो भी काम हो रहा है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस से ही नहीं हो रहा, इसलिए इसका नाम पोटेंशियोमीटर रखा गया। काम इससे भले ही कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो किससे रहा है सारा काम, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तीसरा यूज इसका टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन, लिखा जरा उस पैटर्न को फिर से, और अपना जो मेन सर्किट है वो बनाएं। मेन सर्किट ये जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, ये है पोटेंशियल, ये तो आपको बनाना है, इससे फिर हमें वो काम करना है तीसरा वाला। अच्छा तीसरा काम और चौथा काम दोनों एक ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। अभी भले हमें हेडिंग तीसरी डाल दी, साथ में चौथा काम भी हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। To find internal resistance of unknown battery. Next to find internal resistance. ठीक है, तो बनाते हैं इसका सर्किट। ये तो है, ये तो बनाना ही है इतना, ये तो मेन सर्किट है। और इसमें उस बैटरी को जिसका हमें EMF इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा वो देखिए। ये स्लाइडिंग पॉइंट है, स्लाइडिंग ये जो बैटरी है ये है अननोन वाली बैटरी, जिसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। हमें एक रेजिस्टेंस और लेना है कैपिटल R, जो मैंने यहाँ बनाया, और इसकी वैल्यू हमें पता है, इसको लिख रहा हूँ नोन, ठीक है। ये काम स्मॉल r हमें कैलकुलेट करना है, और ये जो कैपिटल R है ये मैंने अपनी तरफ से एक रेजिस्टेंस लिया है जिसकी वैल्यू अननोन, ये है अननोन, ठीक है। ये सर्किट आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, करना क्या है उसके बाद, लिख लिया, लिखना ऐसे लिखेंगे, द स्विच S is connected to point 1 only. Switch S is connected to point 1 only. क्या इसका मतलब ये है कि कैपिटल R अभी बेकार है, यानी S को हम सिर्फ कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, 1 से, तो R रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है वो सर्किट से बाहर है, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। एंड बैलेंस लेंथ इज L1,
हमने बैलेंस लेंथ ढूंढी। क्या काम किया, हमने एस को 1 से कनेक्ट कर दिया और यहाँ बैलेंस लेंथ ढूंढी, तो कितनी मिली L1। तो क्या मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू V नॉट इंटू L1। सहमत है सर? ये तो करते आ रहे हैं अभी तक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर लिखें नेक्स्ट लाइन, द स्विच S is connected to point 1 and 2 both. Switch S is connected to point 1 and 2 both simultaneously. Switch S is connected to point 1 and 2 both simultaneously, and balance length is L2. And balance length is L2. समझो जरा से, हमने क्या किया, इस स्विच एस को 1 से कनेक्ट किया और साथ में 2 से भी कनेक्ट कर दिया, ऐसा कह रहे हैं, दोनों को एक साथ। ये इस वाले इक्वेशन में तो सिर्फ कहाँ कनेक्ट किया है, 1 से, सिर्फ 1 से, ये ओपन था तब तो ये बैलेंस लेंथ ढूंढ लेंगे, L1 आ गई। लेकिन अब S को दोनों से कनेक्ट कर दिया तो ये सर्किट समझ में आ गया। और फिर हमने बैलेंस लेंथ ढूंढी, बैलेंस लेंथ मतलब इस लाइन में करंट वही जगह तो ढूंढनी, और वो बैलेंस लेंथ हमें कितनी मिल गई, L2। पक्का, यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से समझ, S को अगर हमने दोनों जगह कनेक्ट कर दिया तो ये पूरा नीचे सर्किट एक क्लोज सर्किट हो गया। अब ध्यान देना जरा, एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है, ये बड़ा मेन सर्किट और एक नीचे सर्किट बन गया, नहीं? लूप नजर आ रहा है नहीं? तो अब इस लाइन में करंट है 0, तो कितने लोग सहमत हैं कि इस लाइन में करंट भी 0 इधर से और इधर से, यानी इस लूप के साथ कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, ऐसा करंट के वाला कनेक्शन नहीं है। याद करो, शायद एक सवाल किया था हमने, एक लूप इधर बना दिया था, एक इधर और बीच में ना, ऐसा सोच सकते हैं। तो जो बैटरी कनेक्ट की थी वो जो लाइन थी, उस लाइन में करंट 0 था, यानी इस सर्किट में अपनी अलग करंट फ्लो हो रही है, उसमें इनका आपस में कोई लेना देना, ऐसा ही दिख रहा है नहीं? देखो इस सर्किट से, देखो इस वाले सर्किट से इधर से कोई करंट नहीं आई इस सर्किट के लिए, इसका मतलब गई भी नहीं होगी। लेकिन क्या इस सर्किट में अपनी करंट फ्लो हो रही होगी? ध्यान दो, ऐसे ही समझे, इस सर्किट में अपनी करंट फ्लो हो रही होगी, तो ये इंडिपेंडेंट सर्किट हो गया और ये अलग है। पक्का क्लियर? इसकी करंट जो कैपिटल आई वो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट जब ढूंढ रहे थे तो कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन इसकी स्मॉल आई करंट कोई मुझे बताएगा कि नीचे सर्किट बन चुका है, E अपॉन पक्का। अब देखो ध्यान से, ऐसे करंट फ्लो हो रही है इसमें स्मॉल आई, तो बताइए ये जो बैटरी है ये क्या बनेगी, सोर्स या लोड? बैटरी जब सोर्स होती है तो ये पॉइंट ए है, तो ये ए है, ये पॉइंट सी है, ये एलिमेंटर का रेजिस्टर देखा, तो ये पॉइंट सी, ये पॉइंट भी सी होगी। तो बताइए ए और सी का, ए सी इसके टर्मिनल्स में क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? ई माइनस आई आर, जो इधर से ढूंढ के लाएंगे तो किसके बराबर होगा? V नॉट इंटू L2, बैलेंस लेंथ अब क्या हो चुकी है, L2। तो देखना जरा, ये इक्वेशन में नीचे लिखा हूं, पकड़ में आ रहा है, E माइनस ये A और C का पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ से ले आए इसके टर्मिनल वोल्टेज से, इज इक्वल टू, ये चीज उधर से ढूंढ के ला सकते हैं, इससे पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ रहेगा पक्का। आई की ये वैल्यू उठाकर रखते हैं, E माइनस E स्मॉल r अपॉन इज इक्वल टू V नॉट इंटू L2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये कॉमन आ जाएगा, r प्लस 1, तो E कैपिटल R अपॉन, E स्मॉल r अपॉन, E स्मॉल r, जो इधर से ढूंढ के लाएंगे तो किसके बराबर होगा? V नॉट इंटू L2। तो बताइए ये जो बैटरी है ये क्या बनेगी, सोर्स या लोड? बैटरी जब सोर्स होती है, तो ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट
आर प्लस आर नजर आ रहा है मुझे, वी नॉट इंटू L2 इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक लिखना चाहिए। बढ़िया सा फॉर्मूला बनने वाला है जो रखा जाएगा। सर E माइनस आई आर इक्वल्स टू बी नॉट इंटू L2M, नीचे वाला रेजिस्टेंस कुछ आई इंटू आर प्लस आर नहीं होगा? ये कौन महान लोग हैं? बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से ढूंढा जाता है या पूरे रेजिस्टेंस से? क्या बात कर रहा है, ये भी महान है। इंटरनल रेजिस्टेंस से ढूंढा जाता है। तो कोई महान आत्मा ये कहना चाहिए कि इस जगह पर आर प्लस आर क्यों नहीं लिखा? उसको तो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाना पड़ेगा। उसको याद ही नहीं है कि बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कब कितना होता है। कोई हेल्प कर सकता है उसकी? सोर्स के लिए आईआर लोड के लिए ये वही होगा जो हमें लोड के लिए। हाँ जी कोई बोल ये चुप हो गया, क्या कह रहे हो? बैटरी सोर्स होती है तो E माइनस आई आर, तो E माइनस आई आर में R होता है तो क्या होता है? लेकिन I में जो होता है वो दोनों मैंने क्या गलती कर कोई बात नहीं की, I ढूंढने में तो पूरा ले लिया R प्लस आर। सर आ गया। आई आना चाहिए था, कभी भी नहीं आया तो मेरे पास और भी ना आ जाएगा। और भी हथकंडे थे, हथकंडे नहीं समझते हम लोग। हथकंडे जानते तरीके, तरीके मेथड्स ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ये अब सॉल्व कर लिया, यहाँ तक पहुंच गए नहीं, कोई गलती तो नहीं, चेक कर लेना। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कर दो डिवाइड। करो करो सर, L1 माइनस R कैपिटल R L2 बाय L2 और आगे ये डिवाइड कर देते हैं दोनों। ये तो कैंसिल हो जाएगा सर, R प्लस R ऊपर चला जाएगा और L1 अपॉन L2 डिवाइड करके ये नजर आ गया कि देखिए ये कैसे नजर आ रहा है। 1 और 2 को डिवाइड करिए, इधर E और E कैंसिल हो गया और V नॉट कैंसिल हो गया, ये बचेगा। इसको मैं लिख दूंगा L1 बाई L2, ठीक है। और थोड़ा सा इसे अरेंज कर लो तो ये फॉर्मूला बन गया L1 अपॉन L2 माइनस, देखो ये सही निकालना, ठीक है। और इसको लिखते ही अपना काम बन गया, नहीं देखो इंटरनल रेजिस्टेंस में कैपिटल R नोन था और L1 L2 स्केल से मेजर किए जा चुके हैं, स्केल इसलिए तो लगा हुआ है, क्या पता चल जाएगा? ये रहा, ठीक है। तीसरा काम ये तो करना है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके लिए हम एक नॉन रेजिस्टेंस लेंगे कैपिटल R, और ये दो तरीके जो बताए थे उससे बैलेंस लेंथ ढूंढ लेंगे L1 और L1 L2 पता की जा चुकी है, जैसे बैलेंस लेंथ कह रहे हैं, मतलब ये स्केल से नजर हो, ठीक है। चौथा काम भी साथ में हो चुका, अगर इसको अननोन रखें, इसको नोन कर दो तो वो ये समझे, एक दिया तो दूसरा पूछा जा सकता है। चौथा काम भी यही है, हेडिंग बने लेकिन फॉर्मूला इस फॉर्मूले से नहीं समझ रहे, कैपिटल आर दिया तो स्मॉल आर बन गया है ना, स्मॉल आर दिया तो कैपिटल आर, काम यही है। चौथी हेडिंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, उसके लिए फॉर्मूला लिख दो ये डायरेक्ट, ये वाला। ये चार काम पोटेंशियोमीटर के हेल्प से कर लिए जाते हैं।
पहला दूसरा दोनों काम लगभग एक ही है और तीसरा चौथा भी एक ही फॉर्मूले। अब इसके सवाल कर लेते हैं। पहला सवाल, मेन जो सर्किट है इसको बनाइए, एग्जाम्पल करना है। जो मेन बैटरी है इसका वोल्टेज है मान लो 10 ओम, ऐसे लिख दो इसे। ये क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, क्या एग्जाम्पल 10 वोल्ट कॉमा 2 ओम, समझ गए इसका मतलब? जो मेन बैटरी है जो सोर्स बैटरी जरूरत थोड़ी आइडियल है, वो बैटरी भी नॉन आइडियल होती है जनरली, बैटरी नॉन आइडियल। तो ई नोट कितना दिया सवाल में? 10 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट। ये जो आर एच है दैट इज 8 ओम। हमने आर एच को 8 ओम सेलेक्ट कर लिया और इधर देखो ए बी वायर की कुछ जानकारी दे रखी है, गिवन आर ए बी इज इक्वल टू 10 ओम और इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर। ए बी वाले वायर की जानकारी होती है, ठीक है। ये है ये स्मॉल, ये अननोन बैटरी जो नीचे लगा दी। फाइंड the EMF of unknown battery if balance length is 40 सेंटीमीटर, 40, ठीक है। क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो बहुत ही आसान होते हैं सवाल। सबसे पहले क्या काम करना चाहिए हमें? इस ऊपर वाले मेन जो सर्किट है उससे क्या ढूंढ के लाएं? वी नॉट। तो वी नॉट ढूंढने का प्रोसेस याद है? क्या काम करेंगे? इस ऊपर वाले सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? आई तो पता है मुझे, 10 अपॉन, बताइए ऊपर वाले पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 22 प्लस 8 प्लस 10, समझे? आर ए बी आर एच आएगा और बैटरी का इंटरनल है कितना हो गया? ये 1/2 एम्पियर दिख रहा था, सही है। ये करंट ए बी वाले रेजिस्टर में होगी क्या? नहीं, ए बी वाले वायर में। और ए बी वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो वी ए बी बता सकता है मुझे कोई? आई इंटू आर ए बी, सहमत है? कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, इसमें प्रोसेस पता होना चाहिए। आई कितना है? 1/2 और इंटू 10 कितना आ गया? 5 वोल्ट, पक्का? अब देखो वी नॉट बताएगा कोई नहीं, 5 अपॉन 100 मिलेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस लेंथ भी सेंटीमीटर में दे दिया सर, है ना। तो इसके बाद का प्रोसेस E is equal to V नॉट इंटू H। E की वैल्यू फाइंड करनी है, V नॉट 5/100 इंटू 40 कितना आ गया? 2 जी 2 लग रहा है मुझे। ये मान सकते बस इतना ही।
और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेन सर्किट है वो तो बना ही लो, तो बनाना है। वैल्यूज अभी लिखूंगा मैं। दस वोल्ट आइडियल बैटरी ले लो, जैसे 50 ओम और आर ए बी 50 ओम लैंड 100 सेंट। इधर जो सर्किट है वो कैसे बना के दिया? ये बैटरी है 4 वोल्ट की, 1 ओम 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। सिचुएशन समझ में आ रही है? और ए बी वाला जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 50 ओम लिख दिया मैंने, लेंथ उसकी 100 सेंट। और अब इस सर्किट को देख के सवाल अपना ये फाइंड बैलेंस लेंथ, फाइंड बैलेंस लेंथ। बताइए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? बैलेंस लेंथ जहाँ आ जाएगी तो यहाँ करंट 0 होगी। तो ये देखो ऊपर वाले सर्किट में अलग करंट फ्लो रही होगी और नीचे वाले में अलग करंट होगी कि नहीं? ऐसे नहीं आ रहा? यस सर। इस ऊपर वाले सर्किट से पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट ढूंढ के लाओ, ये प्रोसेस होता है अपने से। बताओ बताओ कितनी करंट होगी कैपिटल आई वाली? 10 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50 1/10 एम्पीयर आ जाएगी। ये भी क्या आ जाएगा? 1/10 I into R A B 50 5 वोल्ट दिख रहा है मुझे तो सही है। तो V नॉट क्या आ जाएगा? 5/100 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये आ गया पोटेंशियल। ये तो ढूंढना ही है, इसी से होगा फिर आगे काम। क्या काम करना है देखो ध्यान दो, यहाँ से ये जो नीचे वाला सर्किट है इसकी करंट स्मॉल आई कोई ढूंढ के बता सकता है? 1/2 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1/2 एम्पीयर। पक्का? अब बताइए क्या सहमत है? ये पॉइंट ए होगा, ये सी होगा। तो क्या मैं ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस इधर से ढूंढ के ला सकता हूँ? यहाँ से बैटरी क्या बनी हुई है? सोर्स। तो क्या होगा इसका टर्मिनल वोल्टेज? E माइनस IR। तो E कौन सा? माइनस IR। दैट विल बी इक्वल टू V नॉट इनटू L। तो हमें फाइंड ही करना है। बताइए E की वैल्यू क्या रखनी है हमें? 2 माइनस I कितना है? इनटू 1 इज इक्वल टू 5/100 इनटू ये L आ जाएगा। ये होगी बैलेंस। और आज 30 सेंटीमीटर सही मान 30 सेंटीमीटर।
ठीक है, आगे समझ में। और करते हैं थोड़ा और अलग टाइप का सर्किट, तो वो ऊपर वाला सर्किट ना बना ही लो जो मेन सर्किट है। ये है ई नॉट, ये है आर एच। आर एच देखो मुझे पता है रो नॉट एल बाई ए, ये आर एच की वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और इस वायर ए बी के बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है। वायर ए बी, वायर ए बी की जो लेंथ है, इस वायर ए बी की जो लेंथ है वो एल सी कैपिटल एल कैपिटल, वायर ए बी की लेंथ कैपिटल एल बताइए हम, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है रो नॉट एक्स बाई एल, ध्यान देना जरा इस बात। एक्स देखो यहाँ से एक्स मैटर हो रहा है, दिस इज एक्स इक्वल टू 0 और ये जगह एक्स इक्वल टू, मतलब ये जो वायर है ए बी, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है, एरिया तो इसका ए है ही, कहीं भी पतला मोटा नहीं है, ये वायर सब जगह एक जैसा है। लेंथ इसकी कैपिटल है वही गई, लेकिन जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी यहाँ से लेके वहां तक जा रहे हैं तो वो चेंज हो रही है। एक्स कहाँ से मेजर की जा रही है, ए से, ए वाले एंड से, यहाँ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ रेजिस्टिविटी 0 हो गई। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। जैसा समझ में आ रही है पक्का। पॉइंट में पहला पार्ट तो अपना ये है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी। ये तो पहले ही हमने कोई कंसेप्ट पढ़ रखा है, उसी से क्या रेजिस्टेंस इस ए बी वायर का रो एल बाई ए से डायरेक्ट आ जाएगा। क्या बात कैसे, तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx लेंथ लेंगे इसकी, तो dx लेंथ का रेजिस्टेंस dr क्या होगा, रो एल अपॉन ए, समझे। लेकिन रो की जगह पर क्या आएगा, रो नॉट एक्स बाई एल dx अपॉन ए, रो नॉट एल ए, ये तो सब कांस्टेंट है। टोटल आर ए बी जो ढूंढ रहा है ना, तो रो नॉट बाई एल ए, इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स डी एक्स। क्या लिमिट्स लें एक्स की, 0 से एल, ए बी वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बताइए, रो नॉट एल बी बाई एल बाई 2 आ जाएगा, रो नॉट एल बाई 2, ये है मेरे सही लिखा, सही है क्या, नहीं समझे, पक्का। अब इसके बाद देखो सवाल शुरू हो रहा है। पहला पार्ट तो इस कंसेप्ट का ही नहीं, तो पुराना पढ़ ही चुके हैं पहले। कोई भी सिलेंड्रिकल वायर है मान लो, तो उसका उसकी रेजिस्टिविटी इस एंड से उस एंड तक बदलती जा रही है, ऐसे तो करते थे सवाल, नहीं आता था। यार सिलेंडर बनाए थे, बहुत सारे बनाए थे, उनमें से ये भी है। डायरेक्ट रो एल बाई ए क्यों नहीं लग पा रहे हैं, ये वेरी कर रहा है, रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, फिर एक्स पे जाके छोटा सा dx लेंथ लेनी पड़ेगी, उसका dr रेजिस्टेंस और फिर उससे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे बात क्लियर। अब इसे पोटेंशियोमीटर में कैसे यूज किया जाएगा ये कंसेप्ट देखिए। ये है एक अननोन बैटरी जो हम लगाते हैं, ये स्लाइडिंग पॉइंट फेरोमोमीटर। ये जो बैटरी है ध्यान दो, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो दिया है
ई नॉट बाई 4 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल। सेकंड पार्ट इस सवाल का शुरू होगा, फाइंड बैलेंस लेंथ। फाइंड बैलेंस लेंथ। आप कैसे लोकेट बैलेंस लेंथ मान लो ये एल पे जाके आ गई, ये एल हमें बैलेंस लेंथ तो निकालना, कितनी करंट फ्लो होगी ऊपर वाले सर्किट, ई नॉट अपॉन रो एल बाई ए प्लस रो एल बाई 2 टीवी वाले से कितना आ जाएगा 2 ई नॉट ऊपर पहुंच गया डिवाइडेड बाय 3 ई नॉट एल भी ऊपर चला जाएगा 3 मेरे यार ऊपर नहीं है एल नीचे है ए ऊपर चला जाएगा 3 रो सही है क्या इधर कितनी करंट है, ठीक है। इससे ए और बी एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर ए बी कितना आएगा 2 ई नॉट ए बाई ए रो नॉट होगा, यस ई नॉट बाई 3 रो नॉट एल इंटू आर ए बी रो नॉट एल बाई 2 इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, बी ए बी कितना आ गया रो नॉट एल रो नॉट एल बाई 3 और ई नॉट बाई 3 सही है, नहीं समझे यहाँ तक क्लियर है, तो बी नॉट कैसे आएगा सर 3L/4। फाइनल आंसर बता रहे हैं सर, यस सर। बी नॉट तक कैलकुलेशन कर लिया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं सर। अब हमें क्या करना है, देखो एल लेंथ पे जाके मान लो बैलेंस लेंथ आ रही है एल स्मॉल एल, ठीक है। बैलेंस लेंथ का मतलब इसका जो ईएमएफ है कितना ई नॉट बाई 4 इज इक्वल टू बी नॉट इनटू एल, है ना। देखो जरा करके देखो, करके देखो जो कर रहा हूँ, आंसर आ गया होगा 3L/4। आ गया, ऐसा कर रहे हैं ई नॉट बाई 4 इज इक्वल टू वी नॉट इंटू एल, इससे जब आपने एल ढूंढा तो दिस इज 3L/, गलत है क्यों, तो एल डिस्टेंस पे आके चेक करें रेसिस्टिविटी भी बदल, एल डिस्टेंस पे जाके क्या चेक की रेसिस्टिविटी चेंज हो गई, तो चेंज हुआ कैसे डिस्टेंस पे जाके वहां पे अपन ने हाँ समस्या है, समस्या बताओ, ये चीज अगर आप गलत कह रहे हैं तो इसमें क्या गलत है वो सुनना चाह रहा हूँ, ऐसे काम में चल जाएगा, सही क्या है तो फिर सही तो बताना होगा, मतलब फील सा हो रहा है कि गलत है शायद, है ना, या एग्जैक्ट पता है, फील
या फीलिंग्स ही आ रही है कुछ गलत तो हुआ है, फीलिंग तो आनी चाहिए कि ऐसे कैसे हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं होगा तो फिर कैसे नहीं आ रहा है, जैसा फील सा कुछ आना कुछ है। समस्या है, मुझे तो इसमें समस्या लग रही है, इसमें समस्या लग रही है। करंट तक तो ठीक है, चलो करंट सब जगह एक जैसी हो, करंट तो सब जगह एक जैसी हो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ क्या इसका कांस्टेंट रहेगा? क्या इसके पहले 10 सेंटीमीटर आगे वाले 10 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा रहेगा? ये तो कब होता, जब ये वायर हर तरह से यूनिफॉर्म होता है, ये बात पकड़। तो ये चीज जो हमने लिखी है पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसी, क्या ये सच है? क्यों नहीं है ये सच? पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तो सही इसका, लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं पहले 2 सेंटीमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही अगले 2 सेंटीमीटर का, ऐसा नहीं होगा। आई इंटू आर से चेक कर लो, आई तो सब जगह जैसी है, लेकिन आर बढ़ता जाएगा। जैसे पहले 1 सेंटीमीटर का आर, आगे वाले 1 सेंटीमीटर का आर किसका ज्यादा होगा? आगे वाले। आई एक जैसा है, आर बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 1-1 सेंटीमीटर का जो आ रहा है वो बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बढ़ता जाएगा। नहीं आ रही बात? तो यहाँ लफड़ा हुआ है तो यहाँ भी लफड़ा ही है। जो आंसर दिया जा रहा है वो गलत सही तो पता नहीं, लेकिन गलत तरीके से दिया जा रहा है। कई बार गलत तरीके से भी सही आंसर आ जाते हैं, वो बाई चांस होता है, ठीक है, आया वो एक आधी बार। तो इसलिए मैं स्टेटमेंट वो वाला नहीं कर रहा, स्टेटमेंट क्या सही है, आंसर का पता नहीं लेकिन तरीका गलत है, ये समझ में आ गया कि सबको। अब सही तरीका लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है, करंट से ढूंढी हमने, करंट ढूंढने में कोई गड़बड़ नहीं है। ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ तक लिख सकते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये नीचे गड़बड़ आ रही है, यहाँ से आगे क्रॉस लगाया है। तो करंट तो हमें पता है, चलो उसका तो फायदा उठाएंगे। अब देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना जरा इस बात। ये E0/4 ही बैलेंस होगा, ये तो सही बात है। अब इस E0/4 को मैं कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। E0/4 मतलब इन पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वो ए और सी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस मैं से कैसे बोल के लाऊंगा? सहमत है? आई टू आर सी तो ढूंढेंगे, लेकिन आर कहां से कहां तक का? ए सी से। आर ए से सी तक का देखो कैसे ढूंढ रहे हैं। डी आर बताओ मुझे, क्या लिखा था हमने? डी आर रो डी एक्स रो डी एक्स रो नॉट वाला बता दो, रो नॉट डी एक्स अपॉन एल एल एक्स भी तो था, ऐसा रो नॉट एक्स डी आर। अब सही है नहीं? अब देखो आर ए सी में कैसे जोड़ के ला रहा हूँ, रो नॉट बाई एल ए तो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से स्मॉल है, आई बार पकड़ लो। तो क्या आएगा? E0/4 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 2 E0 ए अपॉन 3 रो नॉट एल इनटू आर ए सी। देखो क्या आ रहा है अपना, दोनों रो नॉट अपॉन एल ए इंटू एल स्क्वायर बाई, सही है। आर ए सी की वैल्यू रखा हूं, रो नॉट एल स्क्वायर बाई 2 एल ए, सही है क्या? अब इसको देखो, करो थोड़ा सिंपलीफाई, जैसे ए कैंसिल कर दिया, चलो रो नॉट से रो नॉट कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, E0 से E0 कैंसिल कर दिया, क्या बच गया? एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एल और एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर बाई 4 लग रहा है क्या मुझे?
तो L इज इक्वल टू रूट V बाई 2 मनी बार। तो क्या गड़बड़ थी इस सवाल में? पहले वो बात समझ में आ गई, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसी चीज यहाँ डिफाइन करना ओवरऑल वायर के लिए गड़बड़ वाली बात ठीक है। समस्या देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट इससे पहले वाले सवालों में ए से लेकर बी तक सब जगह रेजिस्टिविटी एक जैसी, सब जगह एरिया एक जैसा है ना, तो यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस आ रहा था। पहले 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस जो होगा वही अगले 1 सेंटीमीटर वही अगले 1 सेंटीमीटर, इसलिए आई इंटू आर इसका, आई इंटू आर उसका, आई इंटू आर सब 1-1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस फिगर्स आ रहा है। इसलिए पर सेंटीमीटर या पर मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। इससे पहले सवाल इसमें क्या गड़बड़ होगी वो समझ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे हमारा सर्किट बढ़ा दी वो तो मेरे काम आ सकता है, कुछ लोग बड़े खुशी हैं। हटाना ही पड़ता वो तो क्यों देखो ये जो ए बी वायर जो यूज किया जाता है पोटेंशियल मीटर में वो 2 वायर से बनाया गया है, ए से लेके बी तक और बी से लेके सी तक, और बाकी कहानी वही है। पूरा वायर एक ही नहीं है, 2 हिस्से, वाला छोटा बना है, ये बड़ा। इस हिस्से की रेजिस्टिविटी है रो, लेंथ एल, एरिया ए, और ये जो हिस्सा है बीसी वाला पार्ट इसकी रेजिस्टिविटी 2 रो, लेंथ 12 और एरिया इसका अलग मटेरियल का बना हुआ, ठीक है। और ये आर एच जो है that is rho L by E, रियोस्टेट की वैल्यू देंगे rho L by E। तो आप इतने हिस्से का रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हो, rho L by E से कितने हिस्से का रेजिस्टेंस 2 रो 2L by A से, यस सर पक्का। ये तो अपना मेन जो सर्किट होता है ये जो, और इधर देखो ये है अननोन बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग पॉइंट अभी अलग है, अभी से टच करा के बैलेंस पॉइंट ढूंढना है जिसका ईएमएफ ई, ये नीचे वाला सर्किट बन गया, ठीक है। अब देखो सवाल समझना जरा, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ ई, नीचे नजर आ गया होगा, ई नॉट तो पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ ई। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट लिखो, इफ बैलेंस लेंथ is at midpoint of AB, balance length is at midpoint of AB। समझो इसे, पहले करते हैं इस पार्ट। जो काम हमें करना होता है वो तो करिए, तो ऊपर वाले सर्किट में करंट फटाफट से ढूंढ दो, ये कैपिटल आई जैसे मैं कहता हूँ, ये ऐसे ऐसे
कैपिटल आई बताओ दोस्तों, ई नॉट अपॉन रो एल बाई ए प्लस रो एल बाई ए प्लस 2 रो 2 एल बाई ए। आई बात पकड़ ई नॉट ए बाई ई नॉट ए अपॉन 6 सही है। ये किसमें करंट होगी, एबी वायर में भी होगी और बीसी वायर पक्का, यहाँ तक सहमत। अब देखो दो दो पार्ट आ गए इस रेजिस्टेंस का, इसके वायर के एबी पार्ट और बीसी। सवाल ये कह रहा है कि मिड पॉइंट, इसका ये मिड पॉइंट है, वहां बैलेंस लेंथ आनी चाहिए यहाँ से L/2 पे, पक्का। अब देखो कैसे पकड़ना है, ए से लेके सी तक, सी नहीं कुछ और पॉइंट कह देते, जे ही कह देते, ए से लेके जे तक का रेजिस्टेंस कोई बता सकता है? रो L/2 डिवाइडेड बाई L/2 क्यों ले रहे हैं? इस हिस्से में करंट कितनी है, आई जोड़ चुके हैं, तो बताइए इस हिस्से का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई इस हिस्से का रेजिस्टेंस, जो किसके इक्वल होना चाहिए, आई बात पकड़ लो। क्या लिखूंगा, E इज इक्वल टू करंट आई मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस कौन से पार्ट का, ए जे पार्ट का, पक्का। E नॉट ए बाई 6 इनटू रो L/2 बाई ए, आई में आपने रो आई लिखा रो एल आई रो सही है। कितना आ गया ये, E नॉट बाई 12 लग रहा है मुझे, सही है क्या, E नॉट बाई 12 भी तो। दूसरा पार्ट, if balance length is at point B, B मतलब इनका जो जंक्शन है, बैलेंस लेंथ यहाँ आनी चाहिए, क्या चेंज होगा देखो, E is equal to I into रेजिस्टेंस कहाँ तक का, E नॉट A by 6L हो into A से लेके रो L by कितना आ गया, E नॉट by 6, सही बात पकड़ में। ऐसी स्थितियां जो बनती हैं, ये पूरा वायर एक ही नहीं है, अलग अलग पार्ट है, तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट पे मत जाओ, डायरेक्ट होते जा रहे हैं सर, आई इनटू आर से, ये समझे। तीसरा पॉइंट, इफ बैलेंस लेंथ इज एट मिड पॉइंट ऑफ BC, BC वाला जो पार्ट है उसका मिड पॉइंट यहाँ, कैसे आएगा देखो। तीसरा पार्ट कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू आई तो होगा ही मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कहां तक का लेना है वो हमें, RAB और प्लस RB से लेके यहाँ मिड पॉइंट तक, नहीं समझे, R में से M कहती है, RAB का अलग आएगा रो L बाई A, BC का BM, C इज इक्वल टू आई तो उतना ही है अपना, E नॉट 6L रो इनटू RAB बताओ क्या है, रो L बाई A प्लस यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस 2 रो L बाई इनटू लेंथ यहाँ से यहाँ तक की L अपॉन A, दोनों जगह E कितना है, E नॉट बाई 2 सही लग रहा है, E नॉट बाई 3, 3 नहीं 2 है, E नॉट बाई 2 आ जाएगा, E नॉट बाई 2 ही आएगा।
ठीक है, एक पार्ट और कर दो इसका नाम से। If balance length is at and C, लास्ट में बिल्कुल यहाँ पहुंच गया बैलेंस। बैलेंस लेंथ इज एट एंड C, अब क्या होगा? 5 by 6 5 E नॉट बाई 6, सही लग रहा है इससे। अब हो जाएगा 4 पार्ट E इज इक्वल टू I इंटू RAB प्लस RBC, पूरा रेजिस्टेंस लेना है। E इज इक्वल टू E नॉट A बाई 6L रो रो L बाई A प्लस 2 रो इंटू 2L बाई A, so E इज इक्वल टू 5 E नॉट बाई 6, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट हो गया। एक्सपेरिमेंट हो गया, सवाल भी हो गया। बाकी तो छोटे छोटे सवाल आते ही बैलेंस लेंथ डायरेक्ट। इसमें एक छोटा सा पार्ट और बच गया, वो 5-7 मिनट का, वो मैं खत्म करा ही दूंगा। हाँ सर, ठीक है, अब कर ही लेते हैं 5-7 मिनट। कार्बन कलर कोड, कार्बन जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके कुछ कलर्स की रिंग बनी होती है, वो देख के उनके कलर देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना, इसको कहते हैं कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोड। देखो कलर कोड ऑफ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। बड़े बड़े जो रेजिस्टेंस होते हैं काफी बड़ी बड़ी वैल्यू के, वो कार्बन से बनाए जाते हैं। जनरली कार्बन यूज होता है। इन जनरल जो मेटल्स होते हैं उनके जो रेजिस्टेंस है वो कम वैल्यू के होते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन हमें बड़ी बड़ी वैल्यू के रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं, किलो ओम, मेगा ओम, वो सब कैसे बनाए जाते हैं? कार्बन यूज करके, ठीक है। अब उनकी जो वैल्यू है, और कभी ये रेजिस्टेंस आपको देखने को मिले तो कुछ ऐसा होता है। कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, थोड़ा सा सवाल इसका बन जाता है। ऐसा है जैसे ये रेजिस्टेंस इस तरह से बना दिया जाता है, ये रेजिस्टेंस, इसके ये टर्मिनल्स हो गए, इसके कुछ कलर्स रिंग बनाई जाती है ऐसे। सबसे पहले फिर दूसरी रिंग, कलर्ड है, तो तीसरी रिंग, ये अलग अलग कलर की होती है और इनके कलर देख के हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। चौथी थोड़ी सी दूर होती है इनसे, ये चौथी ऐसे रिंग बना दी उसमें कलर्ड, ये रेजिस्टेंस है कार्बन का बना हुआ रेजिस्टेंस। तो इन रिंग्स के कलर्स देख के, कलर्स बने होते हैं, देखना चाहिए कहीं ऐसा रेजिस्टेंस देखने को मिला है, बड़े बड़े रेजिस्टेंस होते हैं कलर्ड इस शेप के। ये जो आजकल जो ट्रांजिस्टर वगैरह, रेडियो वगैरह देखे होंगे पुराने, हाँ उसके अंदर छोटा सा निकलता है, ये ऐसे रेजिस्टेंस है, कलर्ड रिंग्स ही होती है, हाँ सिलेंड्रिकल टाइप की, वो ये बड़े बड़े रेजिस्टर कार्बन से बनाए जाते हैं। तो कई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इनका यूज होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो कैसे ढूंढी जाती है, इनमें इनके जो कलर्स हैं वो इनकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली जो रिंग होती है लेफ्ट से शुरू होती है, ये रजिस्टर की जो भी वैल्यू आएगी इसकी फर्स्ट डिजिट इससे डिसाइड होगी, इसके कलर से। सेकंड डिजिट इससे डिसाइड होगी, और ये जो तीसरी रिंग है इसके कलर से डिसाइड होती है। मल्टीप्लायर कह सकता हूं इसे, या पावर ऑफ 10 की जो पावर है, ठीक है। और लास्ट का जो रिंग है इसके कलर से डिसाइड होता है, टॉलरेंस कह सकते हैं इसे,
या एरर, परसेंटेज एरर। ठीक है, जैसे मैं वैसे ही फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे ऐसा कोई रेजिस्टेंस, ऐसी वैल्यू मिलती है। तो ये सबसे पहली वैल्यू 1 है, 2 है, क्या है वो इस वाले कलर से पहला डिजिट हो गया ना, नहीं फर्स्ट, ये सेकंड दूसरा डिजिट डिसाइड होगा इसके कलर से। 10 की कितनी पावर आनी है वो इसके कलर से डिसाइड होगा, और इसके मेजरमेंट में कितनी एरर आई होगी वो इस लास्ट वाले कलर से। पक्का? अब इसका कलर सबसे पहला उस कलर के करस्पॉन्डिंग या क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 क्या होगा वो, और ये जो दूसरा कलर है उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये 10 की इस कलर से 10, ये इतना ऐसा कलर है तो 10 की क्या पावर आएगी, कितना टॉलरेंस आएगा। इसके लिए हमें एक टेबल रखनी पड़ती है, क्या टेबल, यहां लिखेंगे हम कलर, यहां लिखेंगे हम फर्स्ट डिजिट, यहां लिखेंगे हम सेकंड डिजिट, यहां लिखेंगे हम मल्टीप्लायर या 10 की मल्टीप्लायर या 10 की पावर, और सबसे लास्ट में टॉलरेंस। ये टेबल बनानी है, पहला कॉलम कलर का रहेगा, दूसरा फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट, ऐसे। ठीक है, ये कलर्स देखो मैं लिख रहा हूं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक है, ब्लैक है तो पहला डिजिट 0, ब्राउन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें तो कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब मल्टीप्लायर में ये 10 की पावर होती है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 4 5 6 7 8, 10 की पावर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ तक के तो ये कलर अलग, ये लाइन अलग बना दो, फिर देखो क्या हो सकता है, गोल्ड, ये लास्ट वाला जो ये कास्ट वाली रिंग है टॉलरेंस वाली, उसके लिए लिखे जा रहे हैं कलर, इसका कलर गोल्ड हो सकता है या सिल्वर हो सकता है या फिर नो कलर नन। ये लास्ट वाली जो रिंग है या तो गोल्ड कलर की हो सकती है या सिल्वर की हो सकती है या बिना किसी कलर की। तो देखो ये लास्ट वाले डिसाइड करते हैं ये टॉलरेंस से, ध्यान रखना। अगर लास्ट वाली लाइन गोल्ड कलर की है तो 5% टॉलरेंस ऐड किया जाएगा वहां प्लस माइनस, अगर सिल्वर है तो 10%, और अगर कोई कलर नहीं है तो 20%। ठीक है, ये सारे कलर्स आपको रटने पड़ेंगे। अच्छा, इसको रटने का एक तरीका भी बना रखा है, तरीका बनाता हूँ, बड़ा कॉमन सा तरीका होता है। कुछ नाम सा लग रहा हो, बीबी रॉय। अच्छा,
ये ना रेड ब्राउन, ब्लैक से शुरुआत होती है तो ब्राउन आना, रेड, कहाँ तक के कलर कवर हो गए, येलो कलर। सेंटेंस बना रहा हूँ, ग्रीन आ गया, रेड से ब्लू आ गया। सेंटेंस पूरा किया जाएगा। बाकी कलर हो गए सारे। हैश डन तो सेंटेंस बनाने के लिए, वेरी का वी आ गया, वायलेट कलर के लिए, गुड जी ग्रे कलर, और वर्क का वाइट, तो ब्लैक से शुरुआत तो वाइट पर ये तो रखेंगे यार, ठीक है। और बाकी तीन तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, बोर्ड से इसमें तो क्या सेट है। ये कुल मिला के बात ये टेबल रटी होनी चाहिए, तभी हम आंसर दे पाएंगे। तो दो तरह के सवाल होंगे, कलर्स गिवन है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो कलर्स क्या होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नोट कर लेना, छोटा सा सवाल बनता है मेंस लेवल का, एडवांस में तो नहीं है। ये एक्सपेरिमेंटली करेंगे नहीं करते जी ये वैल्यू मतलब इसके हाँ, ये ऐसे बहुत बड़े लोगों ने बड़े काम किए हैं इसमें, इतना आसान थोड़ी है जितना हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? लोगों की जिंदगी है गुजर गई। साइंटिस्ट देखे नहीं कि लंबे लंबे भाग दोनों का भी समय नहीं मिलता था, तो बड़े बड़े काम कर गए। हमें तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जादू से हो गया होगा, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तब जाके रिजल्ट्स बनते हैं इस तरह क्या। तो हमें तो पढ़ने नहीं आप बता रहे, उनमें तो ढूंढे होंगे कैसे कैसे क्या तालमेल बैठता है, तब जाके पर हमें तो ऐसा लगता है भगवान जी ने भेजा हो, लेकिन ये कूलम साहब ने बनाया, तो बड़े एक्सपेरिमेंट कितने किए होंगे तभी तो कंक्लूजन पे पहुंचे होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इनके कलर्स अगर मैं देखूं तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बताने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ये बना के दिया जाएगा, अब मेरे पास तो एक ही मार्कर है लेकिन कलर में लिख देता है। सबसे पहला ये मानो रेड कलर का है, ठीक है, दूसरा ग्रीन कलर हो गया, तीसरा येलो कलर हो गया, और ये लास्ट वाला सिल्वर है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बता सकते हैं कि सबसे पहला डिजिट इससे डिसाइड होगा रेड से, तो रेड के करस्पॉन्डिंग क्या डिजिट होगा, दूसरा डिजिट ग्रीन से डिसाइड होगा 5, ग्रीन के सामने 5, 10 2, 10 की पावर क्या आएगी वो येलो कलर से डिसाइड होगा, 10 की पावर 4, तो प्लस माइनस में क्या एरर लिखना 10%, वो सिल्वर कलर से। ये है रेजिस्टेंस, ये गांव से सवाल होता है। अब इसका उल्टा पूछ सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख देंगे, कलर पूछ लेंगे क्या क्या है, उसी सीक्वेंस में कलर बता देंगे, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गई इस चैप्टर में, सारे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो नया चैप्टर वो बता देंगे जीवन को कोई सवाल मिलता है ना, सुबह ही मिलते हैं।